हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विगर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। मैं हूं टिम्सी वेक्टर, आपकी न्यूट्रिशन और फिटनेस कोच। सबसे पहले जिन लोगों ने भी मेरी वीडियोस देखी हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, जो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, उनका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा, उससे आपने नॉलेज गेन की। और जितनी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि हमें इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तो आई फील मोर मोटिवेटेड कि एटलीस्ट मेरा जो पर्पज़ है कि आप लोगों को हेल्थ और फिटनेस की इनसाइट दे सकूं, ताकि आप कुछ भी अपनी लाइफ में करते हो अपनी बॉडी को लेके, जो कि एक ही इकलौता ऐसा घर है जिसके अंदर आपको पूरी उम्र रहना है, उसको लेके आप कुछ भी करते हो तो सोच समझ के करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी इंटरनल बॉडी। तो अगेन थैंक यू सो मच। इसी तरह प्यार और मोटिवेशन देते रहिए, मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लाती रहूंगी। तो आज की वीडियो का पर्पस क्या है? आज की वीडियो है उन सब लोगों के लिए जिनका नॉर्मल फिलॉसफी लाइफ में ये तो चलती है, ब्यूटी कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, बट फिटनेस और हेल्थ इट डजंट कम इन ऑल शेप एंड साइजेस। इसके लिए आपको क्या चाहिए? ब्यूटी हो सकती है कि कोई भी शेप में एक इंसान आपको अंदर से, बाहर से, पर्सनैलिटी से, बातों से, कर्मों से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एज फार एज फिटनेस इज कंसर्न्ड उसकी एक प्रॉपर शेप होती है। शेप मीन्स अगर आपकी बॉडी बाहर से शेप में है, दैट मीन्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स अपनी लिमिटेड जगह में रह के खुशी खुशी अपना सारा काम कर रहे हैं और आप एक डिजीज फ्री लाइफ जी रहे हो। तो फिटनेस पे ये कोट लागू नहीं होता, ब्यूटी पे होता है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, शेप के बारे में। शेप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो आजकल लोगों का, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, पॉट बेली। बहुत सारे लोग नॉर्मली क्या बोल के अप्रोच करते हैं कि मैम मेरा बाकी सब कुछ ठीक है, मुझे और कहीं परेशानी नहीं, मेरी आर्म्स ठीक है, मेरी थाइस ठीक है, मेरी लोअर बॉडी में कोई इशू नहीं है, बस मेरा टमी का बल्ज है जो वापस नहीं जाता। तो उसको हम सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। तो आज हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? सेंट्रल ओबेसिटी। बॉडी का ये सेंटर है। ट्रंकल ओबेसिटी भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्रंक के साथ रिलेटेड है, आपके धड़ के पोर्शन के साथ। तो सेंट्रल ओबेसिटी वो कंडीशन है जिसमें लोगों का सिर्फ ये वाला जो एरिया है इसमें टमी का बल्ज रहता है और बाकी सारी जगह टमी फैट डिपॉजिट नहीं रहता। थोड़ा बहुत होता है लेकिन सबसे ज्यादा यहीं पे रहता है और वो नहीं जाता। उसके रीजंस, कैसे क्योर करना है, क्या खाना है, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, क्यों होता है, ये सारी जानकारी आज आपको दूंगी, तो जुड़े रहिए। अभी सबसे पहली चीज है सेंट्रल ओबेसिटी। हम बोलते किसको हैं? मेल का केसेस लें, मेल्स का केसेस लें, बंदों का केसेस लें, तो 102 सेंटीमीटर जो ये हमारा सरकमफ्रेंस है, आप नाप के देखोगे 100 प्लस हो जाए आप बॉर्डर लाइन पे हो। 102 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर क्रॉस कर रहा है, मतलब 45 इंचेस तक अगर आपका ये टमी जा रहा है, आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस जा रहा है, तो आप सेंट्रल ओबेसिटी से सफर कर रहे हो और आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी नहीं है, चाहे वो लंग्स है, चाहे किडनीज है, चाहे लिवर है, चाहे आपका स्टमक है, इनके साथ रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज के लिए आप रिस्क पे हो। तो दैट इज सेंट्रल ओबेसिटी। और फीमेल्स में जो ये सरकमफ्रेंस हम मानते हैं दैट इज 88 सेंटीमीटर्स, अराउंड 35 इंचेस से ज्यादा आपका टमी नहीं होना चाहिए और ये बॉर्डर लाइन कंडीशन है। इसको आप क्रॉस कर गए तो आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे रहते हो। अब इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेजरमेंट कि आपकी मेजरमेंट कितनी है, इसके साथ बहुत सारे रिस्क अटैच्ड हैं। तो सबसे पहली चीज हम इसमें क्या देखते हैं कि सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो हो क्यों रही है, किन लोगों में होती है। सबसे पहला फैक्टर, बीइंग अ जेनेटिसिस्ट आई ऑलवेज टॉक अबाउट जेनेटिक्स, कि अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को भी, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी सेंट्रल ओबेसिटी है, तो वो सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब कि उनके टमी बल्ज रहे हैं उनकी यंग एज में, उनके बुढ़ापे में, तो आप एक हायर रिस्क पे हो। रिस्क पे हो दैट डजंट मीन्स कि आप भी मोटे होगे। आप अपने पेरेंट्स, अपने दादा परदादा को देखो, अगर ये फैमिली में चला आ रहा है तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल। आप केयरफुली रहते हो, आप उसको कंट्रोल में रख लोगे तो यू कैन बी परफेक्टली फाइन। जीन्स रोल प्ले करते हैं लेकिन एनवायरनमेंट उनको इन्फ्लुएंस भी करता है और उनको ठीक भी करता है। तो सबसे पहली चीज है जेनेटिक्स, कि आप जेनेटिक्स की वजह से आप में ये हो सकती है। फिर आपका लाइफस्टाइल क्या है, जिसमें आपका फूड आता है, आपकी मूवमेंट्स आती हैं। ये जो आपका लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल के साथ साथ आपको सेंट्रल ओबेसिटी हो सकती है। आप गलत तरीके से ओवर ईयर्स खाए जा रहे हो, गलत तरीके से जी रहे हो, तो एक सेंट्रल ओबेसिटी का रीजन बन सकता है, क्योंकि फैट यहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, आप खाना गलत तरीके से खा रहे हो। हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, आप में कोई ना कोई हार्मोन इंबैलेंस है, जैसे कि थायराइड के पेशेंट्स को हम देखते हैं, पीसीओडी के पेशेंट्स को देखते हैं, क्योंकि उनके यहाँ के जो हार्मोन सिक्रीशन है, यहाँ का जो अंदर का सिस्टम है वो गड़बड़ है, तो फैट डिपॉजिट इसी एरिया में होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हमने देखे हैं। अभी फैक्टर ज्यादा मैटर नहीं करते, किसी भी रीजन से है,
आपको सेंट्रल ओबेसिटी है, तो आपने उसको क्योर कैसे करना है। अभी क्योर करने से पहले आप समझो कि ये आपको कहाँ अफेक्ट करेगी, उस तरीके से आप इसका क्योर करो। ये आपको अफेक्ट कहाँ कर रही है। सबसे पहली चीज़ जो है, सेंट्रल ओबेसिटी जिनको भी है उनमें ये कॉमन सिम्टम्स बहुत आराम से पाए जाएंगे। उनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है, उनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, उनकी डाइजेशन डिस्टर्ब रहती है, उनको स्ट्रेस रहता है, ब्रेन से लेके आपके सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं अगर सेंट्रल ओबेसिटी है। मतलब कि आपकी ओबेसिटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप में फैट है, लेकिन कहाँ है, दो तरह से आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है। एक होता है स्किन के जस्ट नीचे, आपकी स्किन की लेयर है, उसके अंदर उसके नीचे फैट डिपॉजिट हो गया, दैट इज कॉल्ड सबक्यूटेनियस फैट। वो सबक्यूटेनियस होता है, क्यूटेनियस के नीचे, स्किन के नीचे का फैट, एक वो है। दूसरा है विसरल फैट। विसरल फैट मीन्स आपके अंदर ऑर्गन्स पड़े हैं यहाँ सारे। हम इसी एरिया की ज्यादा बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स जो है हमारे इस एरिया में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके आसपास जब फैट डिपॉजिट होने लग जाता है उसको हम विसरल फैट बोलते हैं, विच इज वेरी डेंजरस। डेंजरस क्यों है, आप में आपने सबसे ज्यादा एक कॉमन सिम्टम देखा होगा, जो बहुत ओबीस लोग हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, या टमी बल्ज जिनका बहुत ज्यादा है, उनमें वीजिंग की प्रॉब्लम होती है। वो सांस लेते हैं तो दूसरे बंदे को भी बैठ के सुनाई देता है कि कोई सांस ले रहा, अंदर से आवाज आती है, यहां से लेके पूरी आवाज आएगी, नेजल ट्रैक में से, गले में से आवाज आती है। क्यों आती है, क्योंकि आप सोचो आपके मेन जो ऑर्गन्स हैं आपके, चाहे लंग्स हैं, लंग्स के आसपास आपके फैट की एक्यूमुलेशन हो गई है, फैट के डिपॉजिट्स बन गए हैं। उसकी वजह से जो आप चेस्ट खोल के सांस लेते हो, जो आपके टमी में सांस लेने की प्रॉपर कैपेसिटी है, वो फैट ने उन मसल्स को टाइट कर दिया है। आपकी सांस लेने की जो क्रिया है उसमें क्या है कि आप ब्रीद इन कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ रहा है। आप थोड़ी थोड़ी एयर, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन फटाफट से लेते हो, फटाफट से निकालते हो। ये सबसे पहला सिम्टम है। सेंट्रल ओबेसिटी आपको है तो आपके सांस लेने के पैटर्न से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना गलत तरीके से कर रहे हो। आप लंबी सांस नहीं ले पाते, ज्यादा देर तक सांस होल्ड नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ फैट एक्यूमुलेशन आपके वो मसल्स वीक हो चुके हैं, उनके अंदर फैट ज्यादा भर गया है और फैट उसको जगह नहीं दे रहा कि वो पोर्शन खुले। जब भी हम सांस लेते हैं हमारे अंदर का जो सांस लेने का सिस्टम है वो खुलता है, ऑक्सीजन भरती है, फिर वो टाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस तरह से हमारे अंदर के सारे ऑर्गन्स रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट ये करते रहते हैं। अभी हमने फैट डिपॉजिट करा दिया तो वो खुल के रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। इस चक्कर में जो है हमारी सांस की प्रॉब्लम आती है। स्ट्रेस एक चीज है, सांस लेने की तकलीफ एक चीज है, उसके बाद टमी की परेशानी आपको हो सकती है, वो है। उसके बाद आपकी मेमोरी पे फर्क पड़ सकता है, आपका ब्रेन अफेक्ट होता है इस चीज से बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। आपके इंटरनल सिस्टम पे बहुत ज्यादा वजन आ रहा है तो आपको स्ट्रेस हो रहा है। ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपको धीरे 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 करके बहुत लंबी उसमें फंसा देते हैं एक चेन में, कि अब आपको हार्मोन भी इम्बैलेंस हो गया, ओबेसिटी है तो आपको डायबिटीज भी हो गई, ओबेसिटी है तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो गया। ये ऐसी कंडीशंस है जो धीरे धीरे आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स तक लेके जाती हैं, जिससे कि आपको हार्ट का स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये सारी वार्निंग साइंस थे कि आप इसको ध्यान में रखो। अब इसको ठीक कैसे करना है। सेंट्रल ओबेसिटी को ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज दिमाग में क्या रखना है, जो मैं अगेन एंड अगेन सबको बताती हूं, कि जब भी आपकी बॉडी में से फैट लॉस करना है तो फैट लॉस कभी टारगेट नहीं होता। आप बोलो मुझे सिर्फ टमी का फैट लूज करना है, आपकी भाषा में है कि आपने टमी का फैट लूज करना है, लेकिन मेरे काम में वो टमी का फैट सिर्फ टमी से नहीं जा सकता। अगर मैं आपको बोलूं, पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था कि एक स्विमिंग पूल में अगर मैं बोल दूं उस कोने में से मुझे पानी कम चाहिए तो आप नहीं कर सकते हो। सेम इज द केस विद योर बॉडी। आप एक कॉर्नर से उठा के फैट नहीं निकालते हो कभी भी। आप एक ऐसा अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हो कि आपकी बॉडी में से ओवरऑल फैट निकलना स्टार्ट हो जाए। वो फैट निकलेगा तो ओवरऑल निकलेगा, बाकी जगह भी अगर फैट एक्यूमुलेशन है निकलेगी, टमी के अंदर जितनी फैट है वो धीरे धीरे निकलेगी। अब वो निकालनी कैसे है, सबसे पहली चीज इसमें अगेन आती है आपकी डाइट, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिकॉज आप जो मूवमेंट नहीं करते वो तो एक चीज, हिलना जुलना थोड़ा बहुत तो सबका होता है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वॉकिंग नहीं कर रहे हो, ओके, लेकिन घर में चलना फिरना तो है ना, बेसिक काम तो आप अपने करते हो। तो इसमें जो ओबेसिटी वाले पेशेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि वो इस कंडीशन में क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर डाइट। आप कुछ ना कुछ गलत तरीके से खा रहे हो, तो सबसे पहले आपने अपनी डाइट ठीक करनी है। ओबेसिटी में फैट लॉस करने के लिए आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, अगर आप एक प्लेट ले रहे हो, एक प्लेट खाने के अंदर जो उसके 3 हिस्से हैं उस प्लेट के, उस प्लेट को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो, उसके जो 3 हिस्से हैं वो मेजॉरिटी फाइबर से भरे रहने चाहिए। वो फाइबर आपका सैलेड, फ्रूट, ग्रेन्स, मल्टीग्रेन आटा, ये कुछ भी हो सकता है।
तो वो पोर्शन जो है, जो 3 हिस्से हैं वो आप फाइबर से भर के रखो, उसमें जो एक बचा हुआ हिस्सा है वो आपका प्रोटीन पार्ट होना चाहिए। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है फैट लॉस करने के लिए। वो प्रोटीन भी जो है वो विदाउट फैट होना चाहिए, क्योंकि हम प्रोटीन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें ले लेते हैं जो फैटी हो जाती हैं। अभी इसके बारे में भी एक मैं लाइव या वीडियो आपको बताऊंगी कि फैट का मतलब कम करना ये नहीं होता कि आप देसी घी खाना छोड़ दो। देसी घी बहुत जरूरी है फैट लॉस के लिए, देसी घी के बहुत ज्यादा फायदे हैं, उसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगी क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो जितना हो सके कुकिंग देसी घी में करो, बाकी ऑयल्स को छोड़ दो। और देसी घी के साथ आपका जो वो प्रोटीन पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसको आपने जरूर इंक्लूड करना है। प्रोटीन बहुत सारी चीजों में होता है। नॉन वेजिटेरियन जो लोग खाते हैं बहुत सारी चीजों में वो प्रोटीन ले सकते हैं। जो वेजिटेरियन लोग हैं, नॉन वेज वालों के लिए तो एग, चिकन, बहुत सारे सोर्सेज है। वेजिटेरियन वालों के लिए चने हैं, राजमा हैं, दालें हैं, बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज हैं। आपका ये मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, चीज है, कर्ड है, योगर्ट है, हर एक चीज में प्रोटीन होता है। तो आपने जो ये मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इनकी मात्रा और फाइबर, मिनरल्स और वाटर, इनको ध्यान में रखते हुए आपने अपना प्लेटर रेडी करना है, जिसमें 3 हिस्से फाइबर खाना है, 1 हिस्सा प्रोटीन खाना है, और इसको नीटली खाना है। नीट डाइट का मतलब है प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए, फ्राइड फूड नहीं होना चाहिए, जंक फूड नहीं होना चाहिए, शुगरी नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपने बहुत ध्यान रखनी है। इनमें से आपने कुछ भी इंक्लूड नहीं करना अपनी डाइट में। नीट मीन्स एक ताज़ा सिका हुआ फुल्का या पराठा आप या चपाती आप ले सकते हो, मल्टीग्रेन रोटी खाओ, उसके साथ आप सैलेड किसी भी तरह का खा सकते हो। ये एक मैं जनरलाइज्ड बता रही हूँ, जो पर्सनलाइज्ड है वो जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम पर्सनलाइज्ड कितनी बारीकी से आपकी एक एक चीज़ को मेजर करके ध्यान में रखते हुए आपको देते हैं प्लान्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपकी डाइट ऑल्टर करते हैं। जो जनरली फॉलो करना चाहते हैं ये उनके लिए है। अभी ये सारी चीज आपने फाइबर रिच खाना भर लिया, इसके साथ आपने प्रोटीन खा लिया। ये सारा कुछ आप जब तरीके से खाओगे, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो आपकी ओबेसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खाने के साथ आपने फैट लॉस किया, लेकिन वो फैट जाता कहाँ है? वो फैट लॉस तो कर रहे हो, यहाँ की स्किन आपकी एक्सपैंड होकर यहाँ तक पहुंची हुई थी, यहाँ अगर फैट था तो यहाँ तक पहुंचा हुआ था, अब वो स्किन कहाँ जाएगी? कई लोग बहुत अनहेल्दी तरीके से फैट लॉस करते हैं, साथ में मूवमेंट्स नहीं देते। वर्कआउट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप वैसा फैट लॉस कर रहे हो आपकी वो स्किन सारी लूज हो जाएगी, लूज हो जाएगी, रिंकल्स पड़ जाएंगे, बाद में वो स्किन के इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे जो कि हेल्दी नहीं है। ऑफ कोर्स लुक को तो ये प्रॉब्लम देते ही हैं आपकी। अभी इसके लिए डाइट के साथ इसीलिए बोलते हैं कि एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक्सरसाइजेस आपने कैसे स्टार्ट करनी है? ऑफ कोर्स आप बहुत ओबीस हो तो आपके जॉइंट्स, आपके नी जॉइंट्स, पैरों के जॉइंट, आपकी नेक, आपकी स्पाइन इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती स्ट्रॉन्ग कि आप एकदम से स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस पे आ सको। क्योंकि सबसे बड़ी इशू क्या है यहाँ पे फैट होने का मतलब क्या है? आप अपनी बैक के साथ अगर इसको कोरिलेट करोगे ना, ये देखो, ये हमारा पूरा एक फ्रेमवर्क है, ये पूरा एक फ्रेमवर्क इकट्ठा ही डैमेज होता है, इकट्ठा ही ठीक होता है। कभी बैक की एक्सरसाइज करने से खाली टमी नहीं बनता, खाली एब्स की एक्सरसाइजेस करने से आपकी बैक नहीं बनती। आप दोनों की इकट्ठी एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका ये फ्रेमवर्क परफेक्ट बनता है। तो जब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, तो आपकी स्पाइन, आपकी बैकबोन, क्योंकि बहुत लंबी है ये यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये स्ट्रांग कैसे होगी? आपने टारगेट एक्सरसाइजेस करनी है। इसको स्ट्रांग करने के लिए आपने सबसे पहले अपने टमी का ये ध्यान में रखना है कि आपका टमी बल जितना हुआ है तो उसका वेट बैक पे कैसे आ रहा है। टमी का इतना बल्ज होने का मतलब कि आप इमेजिन करो कि आपने एक 5 किलो के थैले में 10 किलो सब्जी भरने की ट्राई कर ली, तो क्या होगा? डैमेज होगा। ऑफ कोर्स यही आपके टमी के साथ हाल होता है कि आपकी स्किन जितनी एक्सपैंड कर सकती है, स्किन की एक्सपेंशन होती है, स्किन रीजनरेट होती है, आप उसको उससे ओवर यूज करते हो। ओवर यूज करते हो तो आपके स्किन तक पे इश्यूज तो आते ही हैं, लेकिन आपकी स्पाइन पे वो कितना वजन पड़ रहा है? आपकी स्पाइन एक 5 किलो का ही टमी अगर डिजाइंड है, उतना अफोर्ड कर सकती है लेना, तो आप उसको 10 kgs वेट दे रहे हो, तो स्पाइन पे डबल असर आ रहा है। तो इसलिए एक्सरसाइजेस आपने कहाँ शुरू करनी है? सबसे पहली कॉमन मिस्टेक कि लोग फैट लॉस के लिए एकदम से कार्डियो 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 करना शुरू कर देते हैं। कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइजेस आर गुड, अच्छी होती हैं, लेकिन इसके नाम से समझो कि कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाती हैं। ये आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, ताकि जब भी आप काम करो, आप एक्सरसाइजेस करो, आपका सांस ना फूले। हार्ट रेट ऊपर गया है तो इमीडिएटली वो वापस नॉर्मलाइज हो सके। ये ना हो कि आपका हार्ट रेट ऊपर चला गया एक्सरसाइज करते और नॉर्मल होने में उसको 1 घंटा लग रहा है, तो वो एंड्योरेंस बढ़ाएंगी कार्डियो एक्सरसाइजेस। लेकिन आप सिर्फ इसी को करते रहते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हो, इंटरवल ट्रेनिंग नहीं करते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके मसल्स को हार्म करता है। फैट लॉस हो जाएगा,
कार्डियो से, लेकिन फैट लॉस के साथ साथ उस पर्टिकुलर साइट पे आपको मसल बिल्डिंग भी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए। वो स्ट्रेंथ किसने डालनी है? इंटरवल ट्रेनिंग ने वो स्ट्रेंथ डालनी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, जिसकी कि हम एक्सरसाइजेज आपको डिजाइन करके देते हैं कि आप इस पर्टिकुलर वे में एक्सरसाइज करो, साथ साथ आपका फैट लूज होगा, साथ साथ वहां पे मसल बनेगा। और मसल बनाना क्यों जरूरी है? कोई ये भी बोल सकता है मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं, मैंने हैवी वर्क नहीं करना, मुझे मसल का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी मस्कुलर होनी चाहिए। मसल्स का मतलब है कि आपकी स्किन के अंदर नीचे की तरफ फाइन फाइबर्स की लेयर्स हों। अगर वो फाइन फाइबर्स की लेयर्स आप में बन जाती हैं तो इन फ्यूचर आप ओबेसिटी के शिकार कभी नहीं होगे। रीजन बीइंग, जो मसल्स हैं वो खाना खाते हैं, फैट सिर्फ डिपॉजिट होता है। आपके मेटाबॉलिज्म के साथ साथ जितने आपके मसल फाइबर्स हैं उनको भूख लगती है, उनको फाइबरस बने रहने के लिए उनकी डाइट होती है, वो खाना खाते हैं। तो जब भी आप कुछ भी खाओगे, अगर आप एक्स्ट्रा भी किसी किसी दिन खा रहे हो, उल्टा पुल्टा भी खा रहे हो, तो मसल्स भूखे रहते हैं, आपने बॉडी में मसल्स फॉर्मेशन कर ली है, वो उस खाने को खा जाएंगे। तो इसलिए जिसको सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल वेट लॉस बोलते हैं, उस वेट लॉस का मतलब है फैट लॉस करो, फैट लॉस के साथ साथ मसल बिल्डिंग पे काम करो। मसल बिल्डिंग का मतलब है अपने अंदर मसल्स के फाइबर्स बनाओ, स्ट्रेंथ गेन करो, ताकि वो जो फैट आपने लूज किया वो वापस डिपॉजिट ना हो। डाइट पे जाने का मतलब ये नहीं है कि आप डाइटिंग कर रहे हो, आप कम खा रहे हो। अगेन आई एम टेलिंग यू कि डाइटिंग का मतलब है आप वही डाइट एक डिसिप्लिन्ड वे में न्यूट्रिएंट्स को काउंट करते हुए खा रहे हो, और वही डाइट जो आप बाद में छोड़ोगे नहीं, वो ऐसी डाइट नहीं होती। अगर आप एक प्रॉपर डाइट पे हो, बीच में मुझे कुछ याद आ गया इसमें, आई वांट टू कोट इट, कि जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ साथ, सबसे ज्यादा मैं थैंक्स किनका करना चाहती हूँ, जो कि बहुत फेमस डाइटिशियंस ऑलरेडी मार्केट में टॉप मोस्ट पोजीशंस पे हैं। वो भी मेरे फ्रेंड्स ने ही मुझे लिंक्स भेज के दिखाया कि दे आर एग्जैक्टली कॉपिंग माई वीडियोस। तो आप कॉपी करो, सब कुछ करो, कोई इशू नहीं है। दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग गुड। थैंक यू सो मच फॉर कॉपिंग मी, कि मैं कुछ तो अच्छा बोल रही हूँ, कुछ अच्छा समझा रही हूँ जो आपको भी इंप्रेसिव लग रहा है। तो कीप कॉपिंग इट, बिकॉज एटलीस्ट आपके कॉपी करने से आपके फॉलोअर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। लेकिन जो यहाँ मेरे अंदर दिमाग है वो आप कॉपी नहीं कर पाओगे, सॉरी टू से। जो मेरे पास आए हैं, जो उनको छोड़ के आ रहे हैं या उनका डाइट प्लान फॉलो करते आए हैं, उनके जो डाइट्स मैंने देखी है, मैं डाइट के बारे में अगेन फिर एक चीज बोलना चाहती हूँ कि खाली लौकी तोरी खाने से, रोटी छोड़ने से, दिन में 2 टाइम खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हार्म हो जाएगा। आपके मेटाबॉलिज्म को कोई फायदा नहीं होने वाला। आप शॉर्ट टर्म के लिए 2 किलो 3 किलो कम कर दोगे इस तरह से करके, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट नहीं करेगा। आप BMR, BMI, मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग यू कैन कॉपी, लेकिन एटलीस्ट डिजाइन करते हुए, ये डाइटिशियंस को बोल रही हूँ मैं, प्लान्स डिजाइन करते हुए थोड़ा सा अपना साइंटिफिक वे ऑफ वो रखो कि आपने डिजाइनिंग कैसे करनी है। ये आपके और मेरा कंपटीशन नहीं है, ये किसी का कंपटीशन नहीं है। इट इज कंसर्न्ड विद पीपल्स हेल्थ। आप लोगों की बॉडीज को ध्यान में रखो, किसी को नुकसान पहुंचाना प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। आप उनको जो डाइट दे रहे हो एटलीस्ट उसमें ये सारे माइक्रोज और मैक्रोज का ध्यान रखते हुए दो। उनको याद भी नहीं रहेगा शायद कि थोड़े सालों बाद कि उनमें ये प्रॉब्लम क्यों हुई, लेकिन हमें अंदर से पता रहेगा कि ये हमने कुछ गलत दे दिया था, जिसकी वजह से वो आज नहीं थोड़े सालों बाद सफर करेंगे। तो ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था, सॉरी फॉर दैट। बट अगेन एक बार रिकॉल करें तो सेंट्रल ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे थे। टमी बल्ज को निकालना है तो टारगेट करके नहीं निकाल सकते कि सिर्फ खाना छोड़ दूं तो जैसे मेरा पेट कम हो जाएगा। उसके लिए फैट लॉस के लिए प्लान्ड और डिसिप्लिन्ड वे में डाइट खाओ, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स हो, हर न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो प्लान्ड तरीके से डाइट खाओ, नीट डाइट खाओ, प्रोसेस्ड बाहर का खाना, तला हुआ, शुगरी, बिल्कुल भी ऐसा पैक्ड फूड, इन सबको थोड़ी देर के लिए त्याग दो। ये सब छोड़ने के बाद साथ में एक प्रॉपर वर्कआउट रिजाइन शुरू करो। आप मेरी वीडियोस बिगिनर सीरीज या कोई भी उठा के फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, आपको थोड़ा आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से आपने एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस करो, जरूरी नहीं है आपने मसल्स बनाने हैं, आपने एब्स बनाने हैं, आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है। जरूरी ये है कि आपने सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करनी है। उसका मतलब है कि आपको कम से कम 1 साल पूरा ऐसा निकले जिसमें आपने कोई टैबलेट नहीं खाई, जिसमें कि आपने कोई भी दवाइयां नहीं खाई, जिसमें आपको फीवर नहीं हुआ, आपको खांसी जुकाम नहीं हुआ, आपको कोई भी बीमारी नहीं हुई। तो दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें कि वेट लॉस जो है वो एक एंड प्रोडक्ट, वो एक रिजल्ट है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट उस तरीके से हेल्दी और फिट रहने की
ट्राई करो और मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहो ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन लाती रहूं और आपको मोटिवेट करती रहूं कि अपनी बॉडी के साथ डिजास्टर मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इसके अंदर रहना सीखो, अपनी आत्मा को समझो, अपने शरीर को समझो और इसको लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे मोटिवेट जरूर करना। थैंक यू सो मच।